Hello and welcome you all. Today is 15th of August एंड आज के दिन का सिग्निफिकेंस तो आपको पता ही है। ठीक 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश कॉलोनी के खिलाफ जो लड़ी गई आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें हमारे लीडर्स ने पूरी सफलतापूर्वक ब्रिटिश कॉलोनी को भारत से बाहर फेंक दिया, जिसका परिणाम आज हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाते हैं, किसी देश के अधीन हम नहीं हैं। तो इस आज़ादी के शुभ अवसर पर आइए हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करें और एक प्रण ले कि जो भी संभव हो हम अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो यही होगा कि हम अपनी साइंटिफिक रेशनैलिटी को प्रमोट करें और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में बातें कही गई हैं, जैसे फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना हो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हो, एज वेल एज जो आपका साइंटिफिक टेम्पर है उसको प्रमोट करना हो, तो अगर वो सब भी हम पालन कर कर आगे बढ़े तो डेफिनेटली हम नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और करते भी है। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो विचारधारा है उसको साथ में लेकर जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो जरूर करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो महत्वपूर्ण आर्टिकल एंड बिफोर दैट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पिक्चर्स झलक रही हैं सुनहरे तिरंगे के साथ, काफ़ी ज़्यादा मनमोहित कर देने वाली पिक्चर ये सब निकल कर आ रही है। एंड वी हैव अ कोर्सेस, यू कैन सब्सक्राइब टू दैट। द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ओपनड एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। दो मुख्य आर्टिकल पर आज हमें डिस्कशन करना है। पहला आर्टिकल डेमोक्रेसी के बैकग्राउंड से रिलेटेड है। डेमोक्रेसी कहाँ से इवॉल्व हुआ? ऐसे तो भारत को कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का मदर, बट ग्रीस जो है वो डेमोक्रेसी का इन्वेंटर कहा जाता है। तो क्या कुछ बातें कही गई है इस आर्टिकल में देखेंगे। साथ ही साथ क्या हम पूरी फुल डेमोक्रेसी देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल हेड, एज ए पॉलिटिकल हेड, काफ़ी कम है। नॉट ओनली दैट, जो आपके बैकवर्ड कम्युनिटीज है जो एक समय अनटचेबल्स हुआ करते थे, अभी भी उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। तो हम कुछ इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दूसरा आर्टिकल आपका पीएम ऊषा स्कीम से रिलेटेड है, जो अभी आपका हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाया गया है। तो क्या कुछ स्टेट में विरोध चल रहा है कि बहुत सारे स्टेट इसे अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या कुछ चुनौतियां हैं, हम उन्हें देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। फर्स्ट डिस्कशन विल बी कवर्ड अंडर जीएस पेपर 2। तो अगर हम कुछ बात कहें तो भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। क्यों? क्या लोकतंत्र का जन्म भारत में हुआ? अगर ऐसी बात है तो फिर ग्रीस में, जो कि कहा जाता है कि ग्रीस में डेमोक्रेसी ओरिजिनेट हुई, तो फिर हम इस दावे को कैसे खारिज करें? तो एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई डेमोक्रेसी साइंटिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई इन्वेंशन नहीं है कि ग्रीस में ये इन्वेंट हुआ होगा। व्हाट आई मीन टू से दैट जो डेमोक्रेसी है वो ऑलरेडी डिफरेंट पार्ट्स में एग्जिस्ट कर रही थी, डिफरेंट फॉर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया हम कुछ एविडेंसेस भी देखेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हुआ और जो डेमोक्रेसी के आइडियाज है वो डिफरेंट नेशंस में स्प्रेड होना शुरू हुआ। तो एज वी आर सेलिब्रेटिंग 77th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी आर ए गुड डेमोक्रेटिक नेशन। अब जो दावे किए जाते हैं कि हम डेमोक्रेसी के जननी हैं या फिर भारत लोकतंत्र की जननी है, तो कुछ एविडेंसेस तो हम देखेंगे ना। तो एविडेंसेस हम पास्ट में भी देखेंगे, एंशियंट में भी जाके देखेंगे, और सबसे पुराना एविडेंस
अगर हम कहे तो ऋग्वेदा से निकल कर आता है। ऋग्वेदा आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक एक होली बुक है, वेदाज आपने सुना होगा। उस होली बुक में उस समय की सोसाइटी के बारे में हमें पता चलता है। तो उस बुक में there is a mention of equitable resource distribution, there is a mention of amicable discussion, there is a mention of resolution of disputes। तो जो डिस्प्यूट सबके रिजोल्यूशन होते थे वो डेमोक्रेटिक तरीके से होते थे। तो क्या पता चलता है कि हाँ, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का भी तो मतलब यही होता है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो उस समय थी। मानते हैं कि आज जो आपका डेमोक्रेसी है इतना ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया है, हो सकता है उस समय उतना ज़्यादा वाइब्रेंट ना हो, लेकिन जो आइडिया है, क्रक्स है डेमोक्रेसी का, वो तो एग्जिस्ट कर रही थी। ऑल्सो ग्रामिनी, जिसको विलेज हेड कहा जाता है, ये किंग के द्वारा एम्प्लॉय किए जाते थे, नियुक्त किए जाते थे फॉर सिविल एंड मिलिट्री पर्पस। नॉट ओनली दैट, अथर्ववेदा की अगर हम बात करें तो अथर्ववेदा में सभा, समिति, बावापति, सभासद, सबकी बातें कही गई है। सभासद मतलब क्या, जो जुडिशियल फंक्शंस करते हैं। जुडिशियल फंक्शंस यानी कि न्याय देने का काम करते हैं। तो ये सब जो बात निकल कर आती है, व्हाट डज इट इंडिकेट्स कि इंडिया डू हैड डेमोक्रेसी इन द एंशिएंट पीरियड। नॉट ओनली दैट, देयर आर फर्दर एविडेंसेस एज गिवन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका कहना था कि जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस थी जो अभी हमने डिस्कस की, दे वेर फ्लोरिशिंग इन द बुद्धिस्ट इरा। एंड डिस्पाइट कि उन्होंने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की। आपको भी पता है ना, काफ़ी बड़े स्कॉलर रहे हैं B.R. अम्बेडकर साहब, और उन्होंने हमारे देश के संविधान के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ही वॉज very much inspired from the democratic practices of ancient India. That's why उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी भारत के संविधान में। एंड आज हम देखते हैं कि जो भारत का संविधान है, भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पूरी डेमोक्रेसी पर आधारित है, जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं ताकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऑपरेट हो सके। एंड ये सिर्फ आपका नेशनल लेवल पर नहीं होता है, स्टेट लेवल पर भी आपका डेमोक्रेसी है। एंड अब तो आपका लोकल लेवल पर भी डेमोक्रेसी है। वाया विच अमेंडमेंट, यू कैन कमेंट इन द डिस्कशन बॉक्स। सो द कॉन्स्टिट्यूशनल रूट्स ऑफ इंडियन रिपब्लिकलिज्म रैन डीप। एंड ऑल्सो अगर हम रिपब्लिक की बात करें, रिपब्लिक मतलब क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं ना, वो इलेक्टेड होते हैं, नॉट हेरिडेटरी। पहली बात तो ये। बट अगर हम बात करें ब्रिटेन में, तो अभी भी आप देख सकते हो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जो हेड ऑफ द स्टेट है वहाँ के, वो बेसिकली जिसको आप किंग या क्वीन कहते हो, वो आपका हेरिडेटरी बेसिस पर आता है। जबकि इंडिया में कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकते हैं, है ना। सो अगर हम पास्ट में जाए, एंशियंट इंडिया में जाए, तो एंशियंट इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट रहे हैं। स्टेट यानी कि महाजनपदा के पीरियड में हम जाते हैं, तो आपने महाजनपदा के बारे में समझा होगा। दीज वेर द रीजन्स विच वेर रूल्ड बाय मोस्ट पावरफुल रूलर्स। जैसे आपका मगध की बात करते हैं, या फिर मल्लाज महाजनपदा, लिच्छवीज, या फिर वज्जीज, ये सब आपके महाजनपदा थे। एंड यहाँ पर रिपब्लिक थी। होप यू अंडरस्टूड। एंड ऑल्सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर refers to the Vinay Pitaka. Vinay Pitaka is nothing but they are the book of Buddhism that deals with monastic rules and regulations. तो इसमें बात की गई है कि कैसे डिबेट्स के रूल होंगे। एलोंग विथ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर ये आती है, वोटिंग थ्रू ए सीक्रेट बैलेट सिस्टम इन द संघा। संघा क्या होता था? संघा बेसिकली एक एसोसिएशन, संघ मतलब एसोसिएशन। इसमें जो लोग थे, वो जो फॉलोवर थे बुद्धिज्म के, वो एक साथ शामिल होते थे। तो जाहिर सी बात है, संघ रहेगा तो एक रूल भी रहेगा, रूल का पालन किया जाएगा। इसके लीडर्स कौन होंगे, इसका
डिसीजन डेमोक्रेटिक तरीके से होता था। एंड यहाँ पर जो सिस्टम आप देख सकते हो, थ्रू ए सीक्रेट बैलेट सिस्टम इन देयर संघा। दैट्स व्हाई there is evidence of democratic principle operating in ancient India as well. Furthermore, the historian like Diodorus Siculus, इन्होंने डिस्क्राइब किया द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स एट द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर्स इन्वेजन वाज अकर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 326 BC। हालांकि ये बुक 200 साल बाद लिखी गई आफ्टर द अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, बट द क्रक्स इज दैट उस समय भी आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मौजूद था। एंड जो गण संघाज होते थे, इनको फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशरी अथॉरिटी दी जाती थी। एंड ये गण संघाज राजा को इलेक्ट करते थे, रूलर को इलेक्ट करते थे। एंड उस समय जो रूलर थे वो हेरिडेटरी मोनार्क नहीं थे, जबकि इन्हीं सब लोग मिलकर रूलर को डिसाइड करते थे। ये आपका अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है। बाद में धीरे धीरे यू ऑल्सो नो कि आपका गुप्ता पीरियड आएगा, फिर मेडाइवल पीरियड आएगा, तो धीरे धीरे जो रूलर हैं वो हेरिडेटरी पोजीशन अपनाने लगेंगे। लेकिन शुरुआत में आपका डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। इवन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स विच इज रिटन इन पाली, वो आपका विविड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। द सिटी ऑफ वैशाली, वैशाली इज प्रेजेंट इन बिहार, एंड द सिटी ऑफ वैशाली was governed by different groups like the warrior group for handling the internal or external security, like the economic group for handling the economic situations of that state. इनिशियली जो गण और संघा थे, दे वर मीन्ड एज मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड मीन सिंपली कि ग्रुप ऑफ पीपल थे, लेकिन बाद में इस गण एंड संघा को एम्पावर किया गया एंड ये आपके सेल्फ गवर्निंग मल्टीट्यूड बने, यानी कि ये डिसीजन लेने में सामर्थ्यवान हुए, इनको डिसीजन मेकिंग पावर भी दिया गया था। एंड फिर आता है अंबेडकर वर्सेस गांधीज आइडिया ऑफ विलेज। एक बात तो आपको श्योर होगी, आपने पढ़ा होगा कि जो अंबेडकर साहब एंड गांधी जी के विचार थे वेरियस मुद्दे पर, वो मैच नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलाइजेशन की विचारधारा पर दोनों का भिन्नता था, एलोंग विथ जो आपके विलेज के कंसेप्ट है ना, उस पर भी भिन्नता था। बिकॉज गांधी जी का जो कंसेप्ट था विलेज का, वो था सेल्फ गवर्निंग विलेज, यानी कि पूरा पावर दे दिया जाए विलेज को ही। वो विलेज इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे, जबकि अंबेडकर साहब संकुचित विचारधारा जो विलेजर्स की थी उन पर बात करते थे। अंबेडकर साहब का कहना था कि जो विलेजेस हैं वो बेसिकली सेंटर है कास्ट ऑपरेशन के, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के। आज भी आप देखो कास्ट जैसी प्रथा जो सदियों से चलती आ रही है, जिसको ख़त्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको ख़त्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन चल ही रही है ना। एंड अगर हम दलित पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडियन विलेज के लिए देयर इज ए इग्नोरेंस, नैरो माइंडनेस, कॉम्युनलिज्म, तो ये सब दलित पॉपुलेशन फेस करते रहे हैं। बट अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो वो हमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी ब्रॉडर आइडिया देता है, और ये भी बताता है कि आपका विलेज पंचायत एग्जिस्ट करते थे। अब कौटिल्य किस रूलर के पीरियड में था ये आप हमें बताओ। और जब भी कोई बुक लिखी जाती है, आप समझो कि ये जो अर्थशास्त्र लिखा गया उस टाइम में लिखा गया होगा जब कौटिल्य कंटेम्प्रेरी होगा उस रूलर के पीरियड में, उस सोसाइटी के पीरियड में। तो उस सोसाइटी में क्या चल रहा था, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, उन सब की भी बात इस बुक में मिल जाती है। तो ऐसे ही हम डिकोड करते हैं पास्ट के बारे में। तो इस बुक में विलेज पंचायत के एग्जिस्टेंस की बात करी गई। एंड इतना ही नहीं, मौर्यन पीरियड हो, चोला डायनेस्टी हो या फिर गुप्ता पीरियड हो, जो आपके विलेज पंचायत के कंसेप्ट रहे हैं वो वहाँ पर भी थे। हालांकि गुप्ता पीरियड में पावर कंसंट्रेट हुआ, बट दैट डजंट मीन कि विलेज पंचायत नहीं होते हैं। बट देयर इज ए इश्यू इन आवर डेमोक्रेसी।
एंड ये इश्यू पहले भी रही है और इस इश्यू को आप डायरेक्टली अच्छे तरीके से लिंक कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि क्या पास्ट में जो आपका डेमोक्रेटिक सिंबल है उसमें इंटायर क्लास ऑफ पीपल रिप्रेजेंट होते थे? नहीं होते थे। कैसे? कि जो आपके अनटचेबल्स थे वो बेसिकली एक्सक्लूड रहते थे डिसीजन मेकिंग में, उनको कभी सत्य का पावर नहीं मिल सकता था, है ना। और इनको बहुत सारे एक्टिविटी से बाहर रखे जाते थे, जैसे रिलीजियस पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। एंड साथ ही साथ दे वर फेसिंग वेरियस डिस्क्रिमिनेशन। इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब had faced this discrimination in their life and they were given no rights। तो एक चीज तो ये थी, उस समय भी थी। दूसरी चीज एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन। आज भी आप देखते हो एंड आप मेडाइवल पीरियड से लिंक कर सकते हो या फिर एंशियंट पीरियड में आप जा सकते हो कि जो भी आपके मेजोरिटी ऑफ द रूलर थे दे वेर हेडेड बाय मैन। तो दिस इज द पॉइंट दैट आई वांट टू रेज। हाउएवर क्या इस प्रकार की इश्यू भारत में ही थी? नो, दैट्स नॉट करेक्ट। ये आपका ग्रीस में भी देखने को मिलता था, जहाँ पर जो लोग थे उनको स्लेव के रूप में क्लासिफाई करते थे, बारवेरियंस के रूप में क्लासिफाई किया जाता था एंड दे एक्सरसाइज्ड नो राइट्स। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आती है कि आप डेमोक्रेसी को एक इवोल्यूशन के रूप में देखिए कि डेमोक्रेसी जो है इवॉल्व हुआ है फ्रॉम हिस्ट्री एंड एक्सपेंड हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी वाज इन्वेंटेड इन ग्रीस, क्योंकि ये दावा करना कि ग्रीस में इन्वेंट हुआ दैट मीन्स कि आप कंपेयर कर रहे हैं कि इससे पहले डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती ही नहीं होगी। सो इट इज बेटर टू थिंक it was one of the elemental forms of government which was common to all of the humanity। now way forward is what? तो पहली बात तो ये कि डेमोक्रेसी इज आवर गिफ्ट टू आवर सेल्फ। हमने अपने आप को डेमोक्रेसी एक गिफ्ट के रूप में दिया है, तो गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होता है। दैट्स वाई वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट एज वेल, बिकॉज डेमोक्रेसी इज द पिलर of empowerment। if we do not protect it, that empowerment, that independence we have got in decision making, that will vanish। and डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट थे कि अभी तो हम डेमोक्रेसी संविधान में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको खतरा नहीं आएगा। दैट्स वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल पाकिस्तान से आप लिंक कर सकते हो। हालांकि जो आपका पाकिस्तान है और इंडिया लगभग एक दिन के फासले पर आज़ाद हुआ, ओके, बट आप देख सकते हो भारत डेमोक्रेसी को लगातार पालन करते चला गया, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अब ना के ही बराबर है। वहाँ पर जो रूल है वो आर्मी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से डेमोक्रेसी डिग्रेड हो गई पाकिस्तान में, लेकिन भारत में अभी भी मौजूद है, प्रमोट हो रही है। एंड वी एज ए सिटीजन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। So now moving on to our next article that will be covered under GS paper 2. It is related to the article of PM USHA। PM USHA is a scheme जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है टू प्रमोट हायर क्वालिटी एजुकेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे आपका रिसर्च प्रमोट करने की बात है ना। बिकॉज अभी आप देख सकते हो भारत में रिसर्च पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो आपका एक्सपेंडिचर होता है रिसर्च पर, जो फोकस किया जाना चाहिए रिसर्च पर, जो साइंटिफिक रेशनैलिटी डेवलप की जानी चाहिए स्टूडेंट में ताकि वो रिसर्च की तरफ परस्यू करो, वो काफ़ी कम है। तो इस सब बात को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया गया था। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना, जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है उसको एक्सपेंड करना, अपग्रेड करना विथ इंफ्रास्ट्रक्चर, विथ रिसर्च एंड development capability, as well as developing institutions that are self-reliant in terms of education, in terms of quality, as well as promoting
ग्रेटर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिसर्च। एंड इसके अंतर्गत लगभग 300 से ज़्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें से स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस भी शामिल होंगे, सो एज टू रेज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और ये स्कीम आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट मीन्स कि जो फंडिंग है वो आपका स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्टेट भी फंड देगा और सेंटर भी फंड देगा, ठीक है। बट वाई द स्टेट आर रेजिंग कंसर्न्स? ओनली 22 स्टेट एंड यूटीज हैव एक्सेप्टेड दिस स्कीम, remaining 14 state and UT doesn't accept it. Why? Because अगर इस स्कीम को एक्सेप्ट करना है तो कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। पहले तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ेगा बिटवीन स्टेट एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो इस MOU को साइन करने से पहले 2-3 बात पर एग्री होना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टेट जो विरोध कर रहे हैं वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो अपने राज्य का एजुकेशन पॉलिसी लाना चाहते हैं, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर इस स्कीम का लाभ उठाना है तो स्टेट को कमिटमेंट करना होगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस, दैट इज द गाइडलाइंस फॉर द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ये जो आपका गाइडलाइंस है ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करता है, जबकि प्रेजेंट स्टेटस बात हम करें तो ओनली वी हैव 3 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो 1 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को, 3 साल के बदले 4 ईयर्स कर दिए जाएंगे। तो इसमें भी स्टेट को कुछ कंसर्न्स है। अदर इश्यूज अगर हम बात करें तो ये जो आपका 4 ईयर्स कर दिया जाएगा, तो आप समझिए कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स है, जिनको पैसे की काफ़ी ज़्यादा तंगी होती, तो 3 साल का खर्च संभालने में इनको मुश्किलें आ जाती थी। अब 1 साल एक्स्ट्रा हो जाएगा तो आप समझो कि 1 ईयर का एक्स्ट्रा मनी कहाँ से ये लाएंगे, है ना। जो पेरेंट्स हैं ये सब गरीब विद्यार्थी के, इनको ना जाने खेत बेचना पड़ता होगा, ज़मीन बेचनी पड़ती होगी, लोन लेना पड़ता होगा ताकि ये अपने फीस को फुलफ़िल करे। लेकिन अगर ये कोर्स का ड्यूरेशन एक्सटेंड होगा तो हो सकता है इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आए। पहली बात तो ये निकल कर आती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि इस गाइडलाइंस के तहत इसमें एक बात ये कही गई है कि जो स्टेट हैं वो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस को अलाउ करेंगे इन द डिग्री प्रोग्राम जो ऑफर करते हैं वो लोग, एज वेल एज नेशनल हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गाइडलाइंस। तो इससे क्या होगा कि जो ड्रॉप आउट रेट स्टूडेंट्स की वो बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है? तो आप समझिए कि लेट्स से कि एक स्टूडेंट आपका एडमिशन लेता है, ठीक है, फिर 1 महीने वो पढ़ा या फिर 2 महीने पढ़ा या 1 साल पढ़ा, उसको मन नहीं लगा, अब उसने छोड़ दिया, फिर वो दूसरा कोर्स ज्वाइन करता है बिकॉज मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस अलाउड है, तो हो सकता है उसको दूसरे में मन ना लगे तो फिर वो छोड़ देगा। लेकिन इसमें क्या है ना, कंपल्सन तो हट जाएगा। तो जब कंपल्सन ही हट जाएगा तो इसका मतलब क्या है, एक कोर्स को पकड़ो इसको छोड़ो, फिर इसको पकड़ो इसको छोड़ो, ऐसे चलने लगेगा और दैट इज़ द बिगर डिलेमा। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो आगे आए और नेगोशिएट करे स्टेट के साथ मिलकर, जो डिसेंट कर रहे हैं, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कि उनके कंसर्न्स क्या है और उनके कंसर्न्स अगर जेन्यून है तो सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। एंड दैट इज़ द कोर की जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो आपका कोर प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वो प्रभावित हो जाएगा एंड स्टेट इन स्कीम को नहीं ज्वाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप यू अंडरस्टूड दीज आर्टिकल्स इन डिटेल। So friends, we will meet again in our next lecture series. Thank you very much.